हेलो स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे वो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। आज अपन देखेंगे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है, इसका पता कैसे लगाया जाता है एंड ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी को अप्रोच करती हैं। और साथ के साथ अपन ये भी देखेंगे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी को कैसे मैनेज किया जाता है। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर अपन देखते हैं कि फीटस के अंदर या फिर मदर के अंदर या न्यू बॉर्न के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है जिसके कारण इंक्रीज हो जाती है रिस्क मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी की, तो ऐसी प्रेगनेंसी को अपन हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर रखते हैं। तो देखिएगा, अगर अपन बात करें कि कोई भी प्रेगनेंसी जिसके अंदर हाई रिस्क हो, हाई रिस्क किसकी होनी चाहिए? मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। अब मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी का मतलब है कि किसी भी बीमारी से सफर करना, किसी भी डिजीज से अगर कोई भी फीटस है या फिर मदर है या फिर न्यू बॉर्न है वो सफर कर रहा है तो उस कंडीशन को मॉर्बिडिटी कहेंगे। और मोर्टेलिटी ये कहेंगे कि या तो मदर की, फीटस की या फिर न्यू बॉर्न की डेथ हो जाए तो उस कंडीशन को मोर्टेलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है रिस्क किसकी? मॉर्बिडिटी की एंड मोर्टेलिटी की। और किसके अंदर हो सकती है ये? फीटस, मदर या फिर न्यूबॉर्न, इन तीनों के अंदर अगर इंक्रीज होती है रिस्क मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी की तो ऐसी प्रेगनेंसी को अपन हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोलते हैं। और ये कंडीशन कब होनी चाहिए? तो ये हो सकती है एंटीपार्टम। एंटीपार्टम मीन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर हो सकती है इंट्रापार्टम। इंट्रापार्टम मीन है जब डिलीवरी हो रही है उस टाइम पर अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन आता है जिससे कि इंक्रीज हो जाती है रिस्क मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी की फीटस के अंदर, मदर के अंदर या फिर न्यूबॉर्न के अंदर, या फिर अपन बोल सकते हैं पोस्टपार्टम। इन पीरियड के अंदर अगर इंक्रीज होती है रिस्क मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी की फीटस के अंदर, मदर के अंदर या फिर न्यूबॉर्न के अंदर, तो ऐसी प्रेगनेंसी को अपन हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर रखते हैं। अब देखिएगा, अगर ड्यूरिंग एंटीपार्टम अगर कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसके कारण इंक्रीज हो सके मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी की रिस्क फीटस के अंदर, मदर के अंदर या न्यूबॉर्न के अंदर, तो अपन एंटीनेटल चेकअप पर ऐसी स्क्रीनिंग का करके पहले ही प्रेगनेंसी का पता लगा लेते हैं। तो बात करते हैं अपन यहाँ पर पता लगाने के लिए क्या करेंगे, तो हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं स्क्रीनिंग ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैसे स्क्रीनिंग की जाती है? तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी की स्क्रीनिंग अपन हिस्ट्री टेकिंग करके करते हैं। तो फर्स्ट में यहां लिखते हैं अपन हिस्ट्री। हिस्ट्री लेंगे प्रेग्नेंट वुमेन की, और ये हिस्ट्री कब ले रहे हैं अपन? जब वो ड्यूरिंग एंटीनेटल चेकअप, मीन जब वो एंटीनेटल चेकअप पर आएगी। अब हिस्ट्री में भी अपन फर्स्ट जो हिस्ट्री लेंगे वो लेंगे रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री। रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री। अब रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री के अंदर आपको फीमेल से पूछना है कि पहले कोई स्टिल बर्थ हुआ है, तो यहां लिखते हैं प्रीवियस स्टिल बर्थ। मीन यहां पर अगर फीमेल पहले प्रेग्नेंट हुई थी प्रीवियसली तो उसको कोई डेड फीटस हुआ था या नहीं हुआ, ये अपन को पता लगाना है। नेक्स्ट जो हिस्ट्री लेंगे अपन रिप्रोडक्टिव के अंदर, 2 और मोर अबॉर्शन। अब देखिएगा 2 और मोर अबॉर्शन मीन पहले कोई 2 या 2 से ज्यादा अबॉर्शन फीमेल के हुए हैं या नहीं हुए हैं। नेक्स्ट जो अपन हिस्ट्री लेंगे वो लेंगे प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। अगर पहले कोई डिलीवरी हुई है तो वो सिजेरियन सेक्शन के थ्रू हुई है, सी सेक्शन के थ्रू हुई है या नहीं हुई। नेक्स्ट जो अपन रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री के अंदर लेंगे वो लेंगे प्रीवियस पीपीएच। पहले पीपीएच हुआ है, पोस्टपार्टम हेमरेज हुआ है या नहीं हुआ, ये भी अपन को उससे पूछना है। नेक्स्ट प्रीवियस
एक्लेम्सिया, प्रीवियसली जो प्रेगनेंसी हुई थी उस प्रेगनेंसी के टाइम पर हाइपरटेंशन डिटेक्ट हुई या नहीं हुई। एक्लेम्सिया का मीन है पीआईएच का टाइप से ये पीआईएच मीन होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। मीन प्रेगनेंसी में अगर हाइपरटेंशन होती है तो उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो पहले जो प्रेग्नेंट हुई थी वुमेन उस टाइम पर एक्लेम्सिया की कंडीशन मीन हाइपरटेंशन की कंडीशन हुई थी या नहीं हुई थी, तो ये भी देखना है। अब नेक्स्ट अपन जो हिस्ट्री टेकिंग के अंदर फर्स्ट पॉइंट देखा था अपने रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे कि कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर फीमेल को है या नहीं है। तो अपन उससे पूछेंगे कि भाई कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, कोई बीमारी है पहले से, हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड, तो कोई डिजीज है या नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन मेडिकल डिसऑर्डर। अब देखिएगा हिस्ट्री के अंदर अपन सेकंड लिखते हैं मेडिकल डिसऑर्डर हिस्ट्री। अब मेडिकल डिसऑर्डर हिस्ट्री के अंदर अपन फीमेल से हिस्ट्री लेंगे कि प्रेगनेंसी से बिफोर उसके कोई मेडिकल डिसऑर्डर था या नहीं, जैसे कि हार्ट डिजीज, लीवर डिजीज, किडनी डिजीज, ब्लड डिसऑर्डर, हाइपरटेंशन, मेंटल इलनेस। अब देखिएगा यहां पर फीमेल के अगर पहले कोई हार्ट डिजीज है या लीवर डिजीज है या किडनी डिजीज है या फिर कोई ब्लड डिसऑर्डर है या मेंटल इलनेस है, ये सारी कंडीशंस अगर फीमेल के अंदर बिफोर प्रेगनेंसी होती हैं तो फिर ऐसी प्रेगनेंसी को जिस टाइम अपन एंटीनेटल चेकअप कर रहे हैं, जिस टाइम अपन हिस्ट्री ले रहे हैं, उस टाइम अपन ये सारी कंडीशंस पूछेंगे। और इन कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन डिटेक्ट होती है तो अब जो प्रेग्नेंट है वुमेन उस टाइम पर उस प्रेगनेंसी को अपन हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर रखेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं अपन हिस्ट्री के अंदर, थर्ड लिखते हैं यहां पर अपन प्रीवियस गायनेकोलॉजिकल सर्जरी। यहां पर अपन हिस्ट्री लेंगे कि पहले कोई गायनेकोलॉजिकल सर्जरी हुई है फीमेल को या नहीं हुई, जैसे कि मायोमैक्टोमी। मायोमैक्टोमी का मतलब है कि यूट्रस के अंदर कोई भी फिब्रोइड्स है उसको रिमूव किया गया था या नहीं। तो लिखते हैं रिमूव द यूटेराइन फिब्रोइड। अगर फिब्रोइड को यूट्रस से रिमूव किया जाता है, यूटेराइन फिब्रोइड्स अगर डिटेक्ट होता है और उसको रिमूव किया जाता है सर्जिकली, तो उस सर्जरी को अपन बोलते हैं मायोमैक्टोमी। तो यहां पर हिस्ट्री लेनी है कि मायोमैक्टोमी हुई है या नहीं हुई। नेक्स्ट लिख सकते हैं अपन पेरिनियल सर्जरी। पेरिनियल टीयर हुआ हो पहले और सर्जरी हुई हो, वो उसको रिपेयर किया गया हो, तो ये भी अपन को हिस्ट्री लेनी है कि पेरिनियल सर्जरी तो नहीं हुई है। नेक्स्ट लिख सकते हैं बेसिको वेजाइनल फिस्टुला रिपेयर। मीन पहले वेसिको वेजाइनल फिस्टुला हो रखा हो। वेसिको वेजाइनल फिस्टुला का मतलब होता है एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन द वेजाइना एंड यूरिनरी ब्लेडर। वेसिको मतलब यूरिनरी ब्लेडर और वेजाइना के बीच अगर एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है, एबनॉर्मल ओपनिंग मतलब होता है फिस्टुला, और एबनॉर्मल ओपनिंग हो गई है यूरिनरी ब्लेडर और वेजाइना के बीच, तो उसको रिपेयर किया गया है। तो इस तरह की सर्जरी को बोलते हैं वेसिको वेजाइनल फिस्टुला सर्जरी। अगर ये हुई है फीमेल के अंदर तो अपन यहाँ पर उस हिस्ट्री टेकिंग में उससे पूछेंगे, और ये जो हिस्ट्री होगी वो प्रीवियस
गायनिकोलॉजिकल सर्जरी के अंदर अपन रखेंगे। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये तो ही मेडिकल हिस्ट्री, प्रीवियस गायनिकोलॉजिकल हिस्ट्री, एंड लास्ट जो है फोर्थ यहाँ लिखते हैं फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री के अंदर अपन को फीमेल से पूछना है कि फैमिली में किसी को डायबिटीज मेलाइटस तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, कोई कॉन्जेनाइटल एनोमलीज तो नहीं है, कोई कॉन्जेनाइटल एनोमलीज या एबनॉर्मलिटी तो पहले से फैमिली में किसी को नहीं है। तो ये सारी चीज अपन को डिटेक्ट करनी है कि डायबिटीज मेलाइटस है किसी को, या फिर हाइपरटेंशन है घर में पहले से किसी को, या फिर कोई कॉन्जेनाइटल एनोमलीज है किसी को। तो ये सारी अपन को हिस्ट्री टेकिंग में लेनी है अपन। ये तो ही हिस्ट्री की बात। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी को अप्रोच करती हैं। तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अप्रोच हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी को अप्रोच करेंगे। अब देखिएगा यहां लिखते हैं अपन हाई रिस्क अप्रोच। अब हाई रिस्क अप्रोच के अंदर ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी को अप्रोच करती हैं। तो फर्स्ट अपन लिखते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी को अप्रोच करेंगी। तो इसके अंदर अपन फर्स्ट लिखते हैं एल्डरली प्राइमी ग्रेविडा। मीन यहां पर अगर कोई वुमेन है जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है उसको बोलते हैं प्राइमी ग्रेविडा, और वो एल्डर है, उसकी एज ज्यादा है, और कितने से ज्यादा है तो यहां ब्रैकेट में लिखते हैं अपन इज ग्रेटर देन 35 ईयर। 35 ईयर से ज्यादा अगर कोई वुमेन है और वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है तो ऐसी प्रेगनेंसी को अपन हाई रिस्क प्रेगनेंसी में रखेंगे, क्योंकि ये प्रेगनेंसी हाई रिस्क को अप्रोच करेगी। नेक्स्ट लिखते हैं शॉर्ट हाइट प्राइमी। मीन ऐसी प्राइमी ग्रेविडा जो कि उसकी हाइट कैसी है, शॉर्ट है, और शॉर्ट कितने से होनी चाहिए, लेस देन 140 सेंटीमीटर। अगर 140 सेंटीमीटर से कोई वुमेन शॉर्ट है और वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है तो इस तरह की प्रेगनेंसी को अपन हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहां पर क्रिएटेंड अबॉर्शन। क्रिएटेंड अबॉर्शन का मीन वो है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर किसी फीमेल के क्रिएटेंड अबॉर्शन हो जाता है, मीन यहां पर 22 वीक से पहले ही बेबी एक्सपेल आउट हो जाता है, बट ये एक स्पेशल टाइप का अबॉर्शन है जिसको अपन क्रिएटेंड अबॉर्शन बोलते हैं। यहां पर रिकवरी पॉसिबल है, तो यहां पर अपन रिकवरी कर सकते हैं बेबी की। बट फिर भी अगर क्रिएटेंड अबॉर्शन किसी फीमेल के अंदर होता है तो इस तरह की प्रेगनेंसी को अपन हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं माल प्रेजेंटेशन। अगर माल प्रेजेंटेशन है, मीन यहां पर अगर प्रेजेंटेशन वर्टेक्स ना होकर ब्रिज है, ट्रांसवर्स है, तो अपन ऐसी प्रेगनेंसी को भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में रखेंगे। नेक्स्ट लिखते हैं PIH। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो जाती है, मीन प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया की कंडीशन जनरेट होती है, तो भी अपन हाई रिस्क केसेस में रखते हैं ऐसी प्रेगनेंसी को। नेक्स्ट लिखते हैं प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी 40 या 42 वीक से ज्यादा लॉन्ग हो गई है तो भी अपन ऐसी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी में रखेंगे। नेक्स्ट लिखते हैं, यहां पर लिख देते हैं अपन सीवियर एनीमिया। अगर फीमेल के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सीवियर एनीमिया है, मीन सीवियर एनीमिया कब बोलेंगे अपन, जब हीमोग्लोबिन का लेवल लेस देन हो जाएगा 7 ग्राम पर DL से, तो ऐसी कंडीशंस को अपन सीवियर एनीमिया बोलते हैं। और सीवियर एनीमिया की कंडीशन अगर फीमेल के अंदर है, मीन 7 ग्राम से कम है हीमोग्लोबिन का लेवल, तो इस प्रेगनेंसी को अपन हाई रिस्क केसेस में रखेंगे, मीन हाई रिस्क प्रेगनेंसी में रखेंगे।
एंड नेक्स्ट लिख सकते हैं अपन यहाँ पर ओलिगो एंड पोली हाइड्रो एमनियोज। यहां पर ओलिग या पॉलीहाइड्रो एमनियोज की कंडीशन है, मीन एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल या तो कम है या फिर ज्यादा है नॉर्मल से, तो भी अपन ऐसी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी में रखेंगे। नेक्स्ट लिख सकते हैं यहां पर आईयूडी। आईयूडी का मतलब है इंट्रा यूटेराइन डेथ। अगर फीटस की यूट्रस के अंदर ही डेथ हो गई है तो भी ये केसेस हाई रिस्क में जाएगा। एंड लिख सकते हैं लास्ट प्रेगनेंसी एसोसिएटेड विथ मेडिकल डिसऑर्डर। प्रेगनेंसी के साथ अगर कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर फीमेल के अंदर प्रेजेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो भी अपन हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर ऐसी प्रेगनेंसी को रखते हैं। तो ये तो बात हुई हाई रिस्क अप्रोच की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं ड्यूरिंग लेबर, मीन लेबर के टाइम पर ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस जनरेट होती हैं तो भी अपन हाई रिस्क केसेस के अंदर उस प्रेगनेंसी को रखते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन ड्यूरिंग लेबर। अब देखिएगा हाई रिस्क अप्रोच के अंदर अपन देखते हैं ड्यूरिंग लेबर। अभी पहले अपन ने देखा था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब बात करते हैं ड्यूरिंग लेबर की। अगर ड्यूरिंग लेबर PROM की कंडीशन जनरेट होती है, मीन प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है वो पहले ही रप्चर हो जाती है तो भी अपन प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी में रखेंगे। नेक्स्ट लिखते हैं कोर्ड प्रोलैप्स। अगर कोर्ड प्रोलैप्स हो जाती है मीन कोर्ड फीटस के आने से पहले ही डिसेंड देखने को मिलती है, नीचे की साइड आ जाती है, वेजाइना के थ्रू बाहर पास आउट होती है, तो इसको बोलते हैं कोर्ड प्रोलैप्स। और अगर कोर्ड प्रोलैप्स की कंडीशन भी हो चुकी है तो भी अपन हाई रिस्क प्रेगनेंसी में रखेंगे। नेक्स्ट लिखते हैं अपन रिटेंड प्लेसेंटा, मीन प्लेसेंटा का कुछ पार्ट डिलीवर्ड बेबी की डिलीवरी होने के बाद और प्लेसेंटा की डिलीवरी होने के बाद भी अगर प्लेसेंटा का कुछ पार्ट यूट्रस के अंदर रिटेंड रह जाता है तो भी अपन हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर मदर की जो लाइफ है उसके लिए खतरा है। मीन यहाँ पर मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी की रेट इंक्रीज हो रही है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अपन अंदर इस कंडीशन को रखेंगे, क्योंकि इसकी वजह से क्या जनरेट हो सकता है। तो नेक्स्ट लिखते हैं अपन PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज का कॉज होता है रिटेंड प्लेसेंटा। तो रिटेंड प्लेसेंटा हुआ है तो भी अपन हाई रिस्क केसेस के अंदर रखेंगे इस प्रेगनेंसी को। एंड अगर PPH भी हो जाता है तो भी अपन हाई रिस्क में रखते हैं। एंड ये तो बात हुई किसकी, ड्यूरिंग लेबर की। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ऐसे कॉम्प्लिकेशन जो आफ्टर डिलीवरी नियोनेट के अंदर आते हैं, मीन न्यूबॉर्न के अंदर आते हैं और न्यूबॉर्न की लाइफ खतरे में रहती है, मीन उसकी लाइफ को हाई रिस्क हो जाती है मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी की। तो यहां पर नेक्स्ट बात करते हैं अपन थर्ड, आफ्टर डिलीवरी इन न्यूबॉर्न कॉम्प्लिकेशन। ऐसे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं न्यूबॉर्न के अंदर आफ्टर डिलीवरी। तो यहां लिखते हैं अपन कंडीशन अपगार स्कोर बिलो 7। अगर अपगार स्कोर 7 से कम है तो भी यहां पर नियोनेट की जो लाइफ है वो खतरे में है, तो अपन यहां पर हाई रिस्क के अंदर रखेंगे ऐसी प्रेगनेंसी को। नेक्स्ट RDS मीन होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है नियोनेट को तो भी अपन हाई रिस्क प्रेगनेंसी में रखते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं हाइपो
ग्लाइसीमिया, अगर नियोनेट के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन जनरेट होती है तो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में रखी जाएगी ये कंडीशंस। नेक्स्ट लिखते हैं कन्वर्जन। यहां पर फीटस न्यूबॉर्न को अगर कन्वर्जन होते हैं, मीन यहां पर फिट्स आते हैं, दौरे आते हैं, तो भी अपन हाई रिस्क केसेस में रखेंगे। अब देखिएगा एक और लिख देते हैं अपन यहां पर लास्ट, कंजेनाइटल एनोमलीज। अगर कोई भी कॉन्जेनाइटल एनोमलीज होती है फीटस न्यूबॉर्न को, तो भी अपन हाई रिस्क में रखेंगे। और नेक्स्ट लिख देते हैं नियोनेटल जॉइंडिस। अगर नियोनेटल जॉइंडिस भी हुआ है, यहां पर देखिएगा जॉइंडिस भी दो कैटेगरी के होते हैं, पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। अब देखिएगा फिजियोलॉजिकल अगर जॉइंडिस हुआ है तो वो तो वैसे ही 24 आवर्स के अंदर डिसअपेयर हो जाता है, मीन यहां पर कोई भी आपको मेडिकल मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं होती। और पैथोलॉजिकल जॉइंटिस हुआ है तो ही अपन यहाँ पर हाई रिस्क केसेस के अंदर रखते हैं ऐसी कंडीशंस। नियोनेट के अंदर अगर पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होता है तो हाई रिस्क केसेस के अंदर रखते हैं ऐसी प्रेगनेंसी को। अब देखिएगा ये तो हुई ओवरऑल किसकी बात, हाई रिस्क अप्रोच की बात। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि एग्जामिनेशन कैसे करेंगे अपन, मीन एग्जामिनेशन हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कौन कौन से एग्जामिनेशन किए जाते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं एग्जामिनेशन की। देखिएगा बात करते हैं अपन एग्जामिनेशन की। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के एग्जामिनेशन में अपन क्या करेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं अपन यहां पर जनरल एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। अब जनरल एंड फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन वुमेन की हाइट और वेट देखेंगे। तो यहां लिखते हैं फर्स्ट हाइट। अब हाइट में अपन मेनली देखेंगे कि हाइट जो है बिलो नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए 140 सेंटीमीटर से। अगर 140 से कम है तो फिर अपन हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर रखेंगे ऐसी वुमेन को। वेट की बात करें तो वेट देखेंगे कि वुमेन ओवर वेट तो नहीं है या फिर अंडर वेट तो नहीं है। अब देखिएगा नेक्स्ट अपन देखेंगे हीमोग्लोबिन का लेवल। तो हीमोग्लोबिन लेवल, हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है वुमेन के अंदर। नेक्स्ट ब्लड प्रेशर, कोई भी कार्डियक या पल्मोनरी डिजीज तो नहीं है, तो यहां लिखते हैं कार्डियक एंड पल्मोनरी एक्टिविटी। कार्डियक एंड पल्मोनरी एक्टिविटी का भी अपन क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। तो ये तो ये जनरल एंड फिजिकल एग्जामिनेशन की बात। अब सेकंड पॉइंट अपन देख लेते हैं इसी के अंदर, यहां लिख देते हैं पेल्विक एग्जामिनेशन। पेल्विक एग्जामिनेशन के अंदर अपन क्या देखेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं यहाँ यूट्रस की यहाँ पर साइज देखनी है कि यूट्रस ज्यादा स्मॉल तो नहीं है या ज्यादा बिगर तो नहीं है। तो यहाँ लिखते हैं साइज ऑफ यूट्रस। नेक्स्ट लिखते हैं कि कोई लेक्रेशन तो नहीं है सर्विक्स के अंदर, मीन सर्विक्स कोई टिश्यूज रप्चर तो नहीं है सर्विक्स के। तो यहाँ लिखते हैं लेक्रेशन ऑफ सर्विक्स, ये भी चेक करना है अपन को। नेक्स्ट देखेंगे कोई ट्यूमर तो नहीं है यूट्रस के अंदर। तो यहाँ लिखते हैं ट्यूमर इन यूट्रस, कोई फिब्रॉइड्स या ट्यूमर तो प्रेजेंट नहीं है यूट्रस के अंदर। तो पेल्विक एग्जामिनेशन में ये देखना है। और एक और पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पर कि पेल्विक में आपको ये भी देखना है कि जो पेल्विक बोन है उसमें कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। तो फ्रैक्चर ऑफ पेल्विक बोन। तो मेनली ये एग्जामिनेशन आपको
करने हैं, जिसमें से फर्स्ट है जनरल एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर हाइट, वेट, हीमोग्लोबिन लेवल, ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक और पल्मोनरी एक्टिविटी देखते हैं अपन फीमेल की। और पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे तो साइज देखनी है यूट्रस की साइज स्मॉल तो नहीं है या ज्यादा बढ़ तो नहीं रही है, बिगड़ तो नहीं हो रही है। लेक्रेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स के अंदर कोई लेक्रेशन तो नहीं है, कटी फटी तो नहीं है, टिश्यूज रप्चर तो नहीं हुए, ट्यूमर इन यूट्रस, यूट्रस के अंदर कोई ट्यूमर तो नहीं है, या फिर अपन देखेंगे फ्रैक्चर ऑफ पेल्विक बोन, पेल्विक बोन के अंदर कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। तो ये तो एग्जामिनेशन की बात। अब अगर इस एग्जामिनेशन से और जितनी भी अपन ने स्क्रीनिंग करी थी, एंटीनेटल चेकअप करा था, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर इंट्रा पार्टम मीन डिलीवरी के टाइम पर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता था तो अपन उसको हाई रिस्क केसेस के अंदर रखा था, या फिर नियोनेट के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो गया था तो भी अपन हाई रिस्क प्रेगनेंसी में इसको रखते हैं प्रेगनेंसी को। तो अब ये अपन देखेंगे कि कोई केस अपन के पास आया प्रेगनेंसी का और उसको अपन ने हाई रिस्क प्रेगनेंसी में रखा, तो उसके बाद अपन उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अपन ने कोई प्रेगनेंसी को डिटेक्ट किया और उसको अपन ने हाई रिस्क में रखा, तो उस हाई रिस्क प्रेगनेंसी को कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की। अब देखिएगा, बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ लेबर इन हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा लेबर की प्रोसेस के टाइम पर। तो देखिएगा, ऐसी वुमेन जिसके अंदर हाई रिस्क प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुई है उसको एक स्पेशलाइज्ड सेंटर के अंदर अपन एडमिट करेंगे और वहां पर लेबर की प्रोसेस करवाएंगे। साथ के साथ वहां पर नियोनेटल केयर यूनिट का होना भी बहुत जरूरी है। तो यहां लिखते हैं अपन हाई रिस्क women should be admitted in specialized center with neonatal केयर यूनिट। अपन उस वुमेन को स्पेशलाइज्ड सेंटर के अंदर एडमिट करेंगे और साथ के साथ वहां पर नियोनेटल केयर यूनिट का होना भी बहुत जरूरी होगा। नेक्स्ट लिखते हैं इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन इज नेसेसरी इन केस ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के केस में इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करना जरूरी होता है। अब देखिएगा, जब अपन ने सिजेरियन सेक्शन पढ़ा था तो सिजेरियन सेक्शन के 2 टाइप्स पढ़े थे, जिसमें अपन ने देखा था कि इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन और इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। तो इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन का मतलब है यहाँ पर प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन अपन परफॉर्म करेंगे। मीन अपन पहले से ही डिटेक्ट कर लेंगे कि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो उसके अंदर अपन पहले से ही प्लान कर लेंगे कि इसमें सिजेरियन सेक्शन करना जरूरी है। यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी की प्रोसेस है वो नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, अगर मान लो कि कंडीशन क्रिटिकल है तो अपन जो सिजेरियन सेक्शन करेंगे वो 36 वीक कंप्लीट होने पर ही कर देंगे। मीन अपन यहाँ पर डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो सिजेरियन सेक्शन अपन परफॉर्म करेंगे वो 37 वीक टू 38 वीक, 37 से 38 वीक के बीच में ही अपन परफॉर्म करवा देंगे सिजेरियन सेक्शन, अगर वुमेन और फीटस की क्रिटिकल कंडीशन है तो। अब देखिएगा, ये तो ही इसके मेन पॉइंट की नर्सिंग मैनेजमेंट इन कि जिसमें लेबर की जो प्रोसेस है वो हाई रिस्क केसेस में आप लेबर की प्रोसेस करवा रहे हो तो उसका नर्सिंग मैनेजमेंट में मेनली जो पॉइंट था कि एडमिट करेंगे अपन ऐसी वुमेन को एक स्पेशल सेंटर पर जहां पर नियोनेटल केयर यूनिट भी होगी। साथ के साथ ऐसी वुमेन में अपन इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करते हैं और अगर ज्यादा ही क्रिटिकल कंडीशन है तो 37 से 38 वीक के बीच में अपन यहाँ पर डिलीवरी
करवा देते हैं सिजेरियन सेक्शन के थ्रू वुमेन की। तो ओवरऑल ये तो बात हुई आज हाई रिस्क प्रेगनेंसी की, जिसके अंदर अपन ने सारा इसको कवर करा। अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।